दोस्तों, यह एक पूरी तरह काल्पनिक कहानी है जो सिर्फ मनोरंजन के लिए है। इसमें सभी पात्र, नाम और घटनाएं वास्तविकता से अलग हैं और किसी भी भावना या विश्वास का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे यूके स्टोरी चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। क्योंकि तुम इसका ख्याल रख सकते हो, इसलिए मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। तुम बड़े हो गए हो और तुम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। मैं तुम्हें इस फैमिली के बारे में बताता हूं। मैसन के घर से निकलने के बाद ध्रुव ने इस बात पर सोचा कि उसने मैसन से मोस्ले फैमिली के बारे में क्या सीखा था। यह फैमिली पुरानी और बहुत पावरफुल थी। एक टॉप देव रैंकर के अलावा उस फैमिली में 3 दिवंगत देव रैंकर भी थे। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने कई छोटे और मीडियम साइज के देशों को भी कंट्रोल किया हुआ था। हर साल दुनिया भर से मोस्ले फैमिली को रिसोर्सेस की एक स्टेबल स्ट्रीम भेजी जाती थी। मोस्ले फाइनेंशियल ग्रुप दुनिया के उन टॉप कंसोर्टियम्स में से एक था जिनके पास अनगिनत वेल्थ थी। हालांकि मोस्ले फैमिली वर्ल्ड की 5 टॉप मेजर पावर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं थी, फिर भी यह काफी डरावनी थी। ध्रुव ने खुद को और मोस्ले फैमिली के बीच के गैप को मापा। दोनों साइड्स में सुप्रीम देव रैंकर्स होने के अलावा बाकी फैक्टर्स पूरी तरह एक दूसरे से अलग थे। मुझे क्या करना चाहिए? ध्रुव सोच रहा था। इस बार उसने मोस्ले फैमिली के दूसरे नंबर के वारिस को हराया था। मोस्ले फैमिली की स्ट्रेंथ को देखते हुए वे कभी हार नहीं मानेंगे। न केवल दूसरा पक्ष हार नहीं मानेगा, बल्कि ध्रुव खुद भी मोस्ले फैमिली को इतनी आसानी से माफ नहीं करेगा। देर सवेर दोनों पक्ष टकराएंगे, इसलिए उसे पूरी तरह से तैयार रहना था। ध्रुव वापस वहीं चला गया जहां तानिया रह रही थी। वह चुपचाप कमरे में घुसा और तानिया की तरफ देखा। उसने देखा कि वह गहरी नींद में सो रही थी। उसने सोचा कि वह थकी हुई होगी, क्योंकि वह कल पूरी रात सोई नहीं थी। इसलिए वह कमरे से बाहर चला गया और किचन में खुद को बिजी करने लगा। इस दौरान उसका फोन बज उठा। ध्रुव ने फोन उठाया। फोन उठाने पर पाया कि यह जूलिया का फोन था। ध्रुव ने फोन उठाते ही कहा, हेलो जूल्स। जूलिया ने पूछा, ध्रुव, क्या वे 3 लोग हैं जिन्हें हमने आज सुबह मोस्ले फैमिली से पकड़ा था? हाँ, ध्रुव ने जवाब दिया। तुम उनके साथ क्या करना चाहते हो? अभी उन्हें मत मारो, मुझे किसी काम के लिए उनकी जरूरत है। सोमरलैंड में मोस्ले फाइनेंशियल ग्रुप के मैनेजर ने मुझसे कांटेक्ट किया है और उन्हें तुरंत रिहा करने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने हमसे क्लैरिफिकेशन मांगा है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें मोस्ले फाइनेंशियल ग्रुप के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। उन पर ध्यान मत दो, मैं इसे संभाल लूंगा। अगर यह आदमी सोमरलैंड में मोस्ले फाइनेंशियल ग्रुप के मैनेजर को इतना परेशान कर सकता है तो वह कोई मामूली व्यक्ति नहीं होगा। सच में वह मोस्ले फैमिली का दूसरा उत्तराधिकारी है। उसका नाम साहिल मोस्ले है। इस पीढ़ी में दूसरा उत्तराधिकारी बनना आसान नहीं है। जूलिया कुछ देर चुप रही और फिर बोली, ध्रुव, तुम चाहे जो भी करो, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। खुद को खतरे में मत डालना। मोस्ले फैमिली बहुत पावरफुल है। अगर तुम इसे संभाल नहीं सकते तो मेरे परदादा से बात कर लेना। मुझे पता है। थैंक यू जूल्स, लेकिन अभी ओल्ड मास्टर स्टेफनी को मत बताना। वह मछली के चारा खाने का इंतजार कर रहा है और अभी हम सबसे क्रूशियल पॉइंट पर हैं। उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, वरना मछली भाग जाएगी। लेकिन क्या होगा अगर मोस्ले फैमिली बदला लेना चाहे? कोई बात नहीं, इसे मुझ पर छोड़ दो। मेरा भरोसा करो, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। ठीक है, ध्यान रखना। मुझे पता है। ध्रुव ने फोन रख दिया और फिर से कुकिंग शुरू करने लगा। तभी उसने देखा कि तानिया किचन के दरवाजे पर खड़ी थी। मिस तानिया, आप जाग रही हैं? क्या आपको भूख लगी है? थोड़ा रेस्ट कीजिए, खाना जल्दी रेडी हो जाएगा, ध्रुव ने कहा। तानिया ने ध्रुव को खामोशी से देखा। उसने कुछ नहीं कहा, हालांकि उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। क्या हुआ मिस तानिया? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? क्या किसी कमीने ने आपको चोट पहुंचाई? ध्रुव ने आगे बढ़कर पूछा। तानिया ने ध्रुव को गले लगा लिया, फिर रोते हुए बोली, ध्रुव, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? क्या मैं उसे वह सब करने नहीं दे सकती जो वह मेरे साथ करना चाहता है, ताकि मैं तुम्हारे लिए सारी उम्मीदें छोड़ दूं? यही सबसे सही होगा। तुम मुझे बचाने के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों उठा रहे हो? इतने पावरफुल दुश्मन को नाराज क्यों कर रहे हो? अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर तुम मेरे पास नहीं हो तो मैं जिंदा क्यों रहूं? मिस तानिया। ध्रुव कुछ कहने ही वाला था कि तानिया ने उसे रोक दिया।
कुछ मत बोलो, मुझे चूमो। हाँ, ध्रुव ने कहा और तानिया ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। 10 मिनट बाद अंततः दोनों अलग हो गए। मिस तानिया, आपको आराम करना चाहिए, खाना जल्दी ही तैयार हो जाएगा, ध्रुव ने कहा। नहीं, मैं आपकी मदद करूंगी, तानिया ने जवाब दिया। उसका चेहरा लाल हो गया। दोनों रसोई में साथ मिलकर खाना बनाने में बिजी हो गए। जल्द ही शानदार डिशेज से एक टेबल भर गई। ध्रुव, क्या मोस्ले फैमिली हमसे बदला लेगी? क्योंकि हमने उन्हें नाराज किया है। जब मैं विदेश में था तब मुझे पता चला कि उनका परिवार कितना भयानक है। ये सब मेरी गलती है। काश मैं उस समय उस पार्टी में नहीं जाता ताकि उस बदमाश साहिल से न मिल पाता, तानिया ने खाते हुए कहा। यह ठीक है मिस पील, सच कहूं तो अब मैं भी बहुत पावरफुल हूं और उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। वाकई? बिल्कुल। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो बस इंतजार करो और देखो, मैं तुम्हें जल्दी ही सरप्राइज दूंगा। ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है। रात में ध्रुव अब भी तानिया के साथ नहीं रहता था। वह तानिया के सामने वाले कमरे में सोता था। हालांकि उसने तानिया की आंखों में कुछ ख्वाहिश देखी, लेकिन वह अब भी ऐसा नहीं कर सकता था। बिस्तर पर बैठते समय ध्रुव थोड़ा उत्साहित हो गया जब उसने देखा कि उसके शानदार पॉइंट्स 10,000 को पार कर गए हैं। अगर वह अपनी माइंड पावर को भगवान के स्तर तक बढ़ा सकता है तो वह मोस्ले फैमिली के खिलाफ अकेले लड़ने में ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा। अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका युद्ध अनुभव था। उन वॉरियर्स की तुलना में जो लोअर लेवल फाइट्स से लेकर सुप्रीम देव रैंकर तक पहुंचे, वह अभी भी बहुत पीछे था। इसके अलावा इस कमी को पूरा करने के लिए माइंड पावर उसके लिए एक बड़ा एडवांटेज था। उसकी माइंड पावर जितनी स्ट्रांग होगी, उसका माइंड उतना ही क्लियर होगा। इसके साथ ही उसकी परसेप्शन और रिएक्शन स्पीड भी बेहतर हो जाएगी। चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अनुभव की कमी के बावजूद वह जल्दी ही कोई रास्ता ढूंढ सकता था। यह अन्य टॉप देव रैंकर्स के खिलाफ उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था। पिछले अनुभव के आधार पर उसकी माइंड पावर में कोई भी सफलता या सुधार उसके रैंक को प्रभावित नहीं करेगा। अब वह एक टॉप देव रैंकर था। अगर वह अपनी माइंड पावर को उन्नत करता है तो भी वह सुप्रीम देव रैंक के अंदर ही रहेगा। जब तक उसकी माइंड पावर लेवल 10 तक नहीं पहुंचती, वह गॉड लेवल की सीमा पार नहीं कर सकता। अगर उसकी फिजिकल और माइंड पावर दोनों देव स्तर की ड्यूल लिमिट पर होती तो वह धीरे धीरे देव स्तर से आगे बढ़ सकता था। अभी माइंड पावर की सफलता और सुधार उसके दायरे को तो नहीं, लेकिन उसकी परसेप्शन और रिएक्शन पर जरूर असर डालेंगे। उसकी माइंड पावर असाधारण सीमा से गॉड लेवल तक बढ़ गई थी। यह एक बड़ी छलांग थी। अगर उसकी फिजिकल पावर भी असाधारण सीमा से गॉड लेवल तक बढ़ जाए तो वह आधे रास्ते से गॉड रैंक संरक्षक बनने की ओर बढ़ सकता है। लेकिन माइंड पावर को अपग्रेड करने के लिए उसे 10,000 पॉइंट्स की जरूरत थी। ध्रुव को भरोसा था कि उसे इससे बहुत फायदा होगा। उसने सिस्टम पैनल पर अपने शानदार पॉइंट्स देखे, 10,192 पॉइंट्स। माइंड पावर के आगे एक प्लस बटन दिख रहा था। ध्रुव ने बिना किसी झिझक के उस पर क्लिक किया। एक विंडो खुली। होस्ट, क्या आप सच में अपनी माइंड पावर बढ़ाना चाहते हैं? इस अपग्रेड के लिए 10,000 पॉइंट्स खर्च होंगे। ध्रुव ने हाँ चुना। सिस्टम तुरंत ब्लैक हो गया। तभी ध्रुव को अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ, मानो किसी ने उसके सिर को चीर दिया हो। उसने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और बिस्तर पर लेट गया। वह दर्द सहता रहा। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। दर्द धीरे धीरे गायब हो गया। ध्रुव ने अपनी आंखें खोली। उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा किसी ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। उसका दिमाग पहले कभी इतना क्लियर नहीं था। यह एहसास शब्दों से परे था। उसकी माइंड पावर गॉड लेवल तक बढ़ चुकी थी। इससे ध्रुव के दिल में आत्मविश्वास आया। उसे लग रहा था कि वह इस दुनिया में एकमात्र जागरूक इंसान है। वह इसे परखने के लिए उत्सुक हो गया। वह किसी टॉप देव रैंकर से लड़ने के लिए बेताब हो गया। दुर्भाग्यवश ऐसा कोई उपयुक्त अवसर नहीं था। ध्रुव के मन में धीरे धीरे एक विचार आया। जिस समय ध्रुव अपनी मानसिक शक्ति में सफलता के कारण उत्साहित हो रहा था, उसी समय सोमरलैंड में साहिल की नजरबंदी की खबर
मोस्ले परिवार के मुख्यालय में भेज दी गई थी। जब सोमरलैंड में मोस्ले फाइनेंशियल ग्रुप के मैनेजर इरविन को पता चला कि साहिल के साथ सोमरलैंड डिसिप्लिन टीम द्वारा व्यवहार किया जा रहा है, तो उन्होंने तुरंत खबर प्रसारित की। यह ऐसी बात नहीं थी जिसे वह अब हल नहीं कर सकते थे। हालांकि उन्होंने तुरंत सोमरलैंड डिसिप्लिन टीम के डिप्टी कैप्टन से संपर्क किया और मिस्टर साहिल की पहचान बताते हुए साहिल को रिहा करने के लिए कहा, लेकिन दूसरी पार्टी ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने नवगठित सोमरलैंड डिसिप्लिन टीम के बारे में भी जाना। यह सोमरलैंड में दर्जनों छिपे हुए परिवारों और संप्रदायों से बना था। साथ ही सोमरलैंड की कुलीन टीम ड्रैगन, स्पेशल टास्क फोर्स और फाल्कन के कुछ सदस्य भी इसमें शामिल थे। यह टीम सोमरलैंड की सामाजिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थी, इसलिए उनके पास बहुत पावर थी। उन्हें सोमरलैंड में पहले कार्रवाई करने और बाद में रिपोर्ट करने का अधिकार भी दिया गया था। इस बीच इरविन, जो सोमरलैंड में मोस्ले फाइनेंशियल ग्रुप के मैनेजर थे, आम लोगों की नज़र में वित्तीय क्षेत्र के टॉप पर थे। हालांकि असली पावर वाले इन सरकारी डिपार्टमेंट्स के लिए वह सिर्फ एक नौकर थे जो दूसरों के अधीन काम कर रहे थे। उन्होंने अपने कुछ पार्टनर्स से संपर्क किया और उनके साथ मिलकर सोमरलैंड पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन जब मोस्ले फाइनेंशियल ग्रुप के साथ जुड़ी फैमिलीज और कंपनियों को पता चला कि दूसरी पार्टी सोमरलैंड डिसिप्लिन टीम है, तो वे चूहों की तरह भाग खड़े हुए। वे इस मामले में शामिल होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हालांकि सोमरलैंड डिसिप्लिन टीम हाल ही में बनी थी, लेकिन सोमरलैंड में अब कोई भी ताकत उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। इरविन अब बहुत परेशान हो गए थे। यह मामला दुनिया की 2 टॉप पावर्स से जुड़ा था। शांतिपूर्ण समाधान के बिना सोमरलैंड में मोस्ले फाइनेंशियल ग्रुप के मैनेजर के रूप में उनके दिन खत्म हो सकते थे। तब तक उनकी पोजीशन भी गिर चुकी होगी। इरविन ने मिस्टर साहिल के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया। कितना अय्याश बच्चा है जो बस अपने शौक के बारे में सोचता है। विदेश में इतनी खूबसूरत महिलाएं हैं और फिर भी तुम्हें सोमरलैंड की एक महिला पसंद आ गई। तुमने उसका पीछा सोमरलैंड तक भी किया। वाह, बहुत बढ़िया। अब तुमने सोमरलैंड डिसिप्लिन टीम को नाराज कर दिया, जो इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा में है। इस पर यह भी कि तुम सीरियसली घायल हो गए और हिरासत में लिए गए। ऊपर से मेरे लिए भी परेशानी खड़ी कर दी। सच में नहीं समझता कि तुम मोस्ले फैमिली के सेकंड इन लाइन उत्तराधिकारी कैसे बन गए। इरविन अब सिर्फ यही दुआ कर रहे थे कि दोनों पार्टियां मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लें। अगर ज्यादा हंगामा हुआ तो मोस्ले फाइनेंशियल ग्रुप के लिए सोमरलैंड में टिकना मुश्किल हो जाएगा और वह सोमरलैंड स्थित मोस्ले फाइनेंशियल ग्रुप के मैनेजर अपनी जॉब खो देंगे। फाल्कोनिया में एक प्राचीन और शानदार महल के अंदर मोस्ले परिवार के कई मुख्य अधिकारी इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि मोस्ले परिवार के सेकंड इन लाइन उत्तराधिकारी साहिल को बचाने के लिए सोमरलैंड पर कैसे दबाव डाला जाए। मैंने आज आप सभी से यहाँ कुछ डिस्कस करने के लिए बुलाया है। कुछ देर पहले मुझे मोस्ले फाइनेंशियल ग्रुप की सोमरलैंड ब्रांच से खबर मिली है कि साहिल सीरियसली घायल हो गया है और उसे सोमरलैंड में हिरासत में लिया गया है। आइए चर्चा करें कि हमें इस मामले से कैसे निपटना चाहिए। आगे की सीट पर बैठे मोस्ले परिवार के मुखिया पाओलो मोस्ले ने अनाउंस किया। क्या साहिल को सोमरलैंड में सीरियस इंजरी के साथ डिटेन कर लिया गया? वह सोमरलैंड कब गया था? मैंने उसे कुछ दिन पहले ही देखा था। पाओलो, क्या खबर सही है? सोमरलैंड में इतनी हिम्मत कि वे मोस्ले फैमिली के मेंबर्स को हिरासत में लें? मुझे भी यही शक है। क्या हुआ? मोस्ले परिवार के मुख्य अधिकारियों ने पूछा। खबर सही है। साहिल ने सोमरलैंड की एक महिला से मुलाकात की और उसका पीछा किया, लेकिन महिला ने उसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद वह महिला सोमरलैंड लौट गई, जबकि साहिल अगले दिन सोमरलैंड चला गया। महिला की पहचान आसान नहीं होनी चाहिए। साहिल अपने साथ केवल 2 लोगों को लाया था जो गॉड रैंक के आधे रास्ते पर हैं, इसलिए उसे उम्मीद के मुताबिक सोमरलैंड में हिरासत में लिया गया था। पाओलो ने मामले को संक्षेप में समझाया। दूसरी पार्टी जानती है कि साहिल मोस्ले परिवार का डायरेक्ट वंशज है, फिर भी उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत की। क्या यह सोमरलैंड सरकार का कोई व्यक्ति था? बिल्कुल, यह सोमरलैंड की नई स्थापित ऑफिशियल ब्रांच थी।
समरलैंड डिसिप्लिन टीम, जो सोमरलैंड के सभी डिपार्टमेंट्स में सबसे पावरफुल डिपार्टमेंट भी है, पाउलो ने कहा। फिर और क्या कहना है? सोमरलैंड के नाम से सीधा एक मैसेज भेजें। मोस्ले परिवार से मिलें और उनसे पूछें कि वे क्या चाहते हैं। क्या वे मोस्ले परिवार से लड़ना चाहते हैं? हम पहले से ही इतने दयालु हैं कि इस स्पेशल पीरियड के दौरान उन्हें परेशान नहीं करते, फिर भी वे हमें अपमानित करने की हिम्मत करते हैं। वे सच में नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है। मोस्ले परिवार के एक अन्य दिवंगत गॉड रैंकर ने कहा। मैं सहमत हूं, दूसरों ने कहा। भालू, हमें बताओ कि तुम क्या सोचते हो। पाउलो ने अपने 30वें दशक में एक युवा व्यक्ति को देखा और पूछा। यह लड़का मोस्ले परिवार का प्रथम उत्तराधिकारी बेयर मोजली था। वह साहिल का कजिन भी था। हाँ दादाजी, बेयर ने खड़े होकर रिस्पेक्टफुली जवाब दिया। फिर उसने कहा, मुझे लगता है कि चूंकि सोमरलैंड जानता है कि साहिल मोस्ले परिवार का डायरेक्ट वंशज है और फिर भी उसे सोमरलैंड में बंदी बनाने की हिम्मत करता है, इसलिए वे उसे आसानी से जाने नहीं देंगे। अगर हम फैमिली के नाम पर सोमरलैंड से बातचीत करते हैं तो हम मोस्ले फैमिली भी एक दुविधा में पड़ जाएंगे जब वे हमें रिजेक्ट कर देंगे। हर कोई जानता है कि सोमरलैंड का हीरो अपने पतन पर है और देश जल्द ही टूट जाएगा, लेकिन इस वजह से हर कोई सोमरलैंड के आखिरी पलटवार से डरता है। हमारे लिए अब सोमरलैंड से दुश्मनी करना बेवकूफ़ी होगी। अगर बातचीत फेल हो जाती है तो यह फैमिली के लिए शर्म की बात होगी। अगर हम सोमरलैंड के खिलाफ कुछ नहीं करते, इसके विपरीत अगर हम एक्शन लेते हैं तो हमें सोमरलैंड के पलटवार से डरना होगा। आखिरकार भले ही हम जीत जाएं, फैमिली को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हम बस दूसरों के लिए काम करेंगे जिससे हमें कोई फायदा नहीं होगा, जबकि दूसरी थर्ड पार्टी ताकतें हमारी लड़ाई से लाभ उठाएंगी। बेयर के ऐसा कहने के बाद मोस्ले फैमिली के सभी उपस्थित मुख्य अधिकारी सोचने लगे। पाउलो ने चुपचाप सिर हिलाया। अब सोमरलैंड से युद्ध करना वाकई बेवकूफ़ी होगी। हम शायद दूसरों के लिए गंदा काम कर रहे हैं और खुद को कोई लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं, जैसा कि बेयर ने कहा। अभी दुनिया की सभी ताकतें सोमरलैंड को देख रही हैं। हालांकि कोई भी सबसे पहले कदम उठाकर दूसरों के लिए रास्ता नहीं खोलना चाहता, इसलिए हर कोई बस देख रहा है। कमरे में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। कुछ मिनट बाद, सब क्या सोचते हैं? आप अपनी बात खुलकर कह सकते हैं। हम सबसे सही प्लान की तलाश में हैं जो फैमिली के हित में हो, पाउलो ने कहा। भालू सही कह रहा है। अभी हमारे लिए सोमरलैंड के साथ झगड़ा शुरू करना ठीक नहीं है। अगर नहीं तो हम बिल्ली के पंजे की तरह होंगे। जब वक्त आएगा, अगर हमें सोमरलैंड के फाइनल जवाबी हमले को झेलना पड़ा तो हमारी ताकत जल्दी खत्म हो जाएगी। हम सबसे ज्यादा काम करेंगे और सबसे कम रिटर्न पाएंगे। यह फैमिली के फायदे में नहीं है। मैं सहमत हूं बेयर। चूंकि सब लोग तुम्हारे सुझाव से सहमत हैं, तो बताओ कि फैमिली के हितों की रक्षा करते हुए साहिल को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पाउलो ने पूछा। बेयर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, जब हरान फैमिली को मैसन ने सोमरलैंड से बाहर निकाला था तो दोनों के बीच तनाव था। हाल ही में मैंने सुना है कि हारन फैमिली सोमरलैंड को टेस्ट करने के लिए किसी पार्टनर की तलाश कर रही है। वे यह जानना चाहते हैं कि मैसन जिंदा है या मर चुका है। क्यों ना हम उन्हें प्रोत्साहित करें और पहले हारन फैमिली को सोमरलैंड का पता लगाने दें। हालांकि ऐसा करने के लिए हमें यह कोशिश करनी होगी कि साहिल के बारे में खबर बाहर ना आए। इससे वह और बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। मैसन की स्थिति के बारे में पता चलने के बाद हम अगला कदम तय करेंगे, ताकि अगर सोमरलैंड जवाबी हमला भी करे तो हम सब मिलकर उसका सामना करें। साथ ही हम अपनी ताकत को बचा सकते हैं और ज्यादा रिसोर्सेज के लिए काम कर सकते हैं। पाउलो ने बेयर की ओर पॉजिटिव नजरों से देखा और कहा, मुझे लगता है कि यह काम करेगा। आप सब क्या सोचते हैं? मैं सहमत हूं, मैं सहमत हूं, मैं सहमत हूं। सभी लोग बेयर से सहमत थे। साथ ही वे आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। वह सच में फैमिली का पहला ऐसा उत्तराधिकारी था जिसने अपनी सोच को इतना ब्रॉड बनाया था। उसकी हर बात फैमिली के इंटरेस्ट पर बेस्ड थी। साथ ही उसकी टैलेंट भी एक्सेप्शनल थी। वह अभी 40 का नहीं हुआ था, लेकिन वह कई सालों से ड्रैगन रैंक के टॉप पर था। सबको यकीन था कि वह जल्दी ही गॉड रैंक के आधे रास्ते तक पहुंच जाएगा।
मोस्ले परिवार के पास अपने भविष्य को संभालने के लिए एक काबिल उत्तराधिकारी था, लेकिन कमरे में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उनमें एक स्वर्गीय गॉड रैंक का बूढ़ा आदमी भी था। वे साहिल के दादा थे और मोस्ले परिवार के वर्तमान मुखिया गेल मोस्ले के छोटे भाई थे। जब उनका पोता अभी भी जिंदा था, तब फैमिली के सारे मुख्य सदस्यों ने बेयर को पहचाना। अब साहिल सोमरलैंड में कैद था। वे इस बात से खुश कैसे हो सकते थे? इस बार वह पूरी तरह हार गए थे। ठीक है, चूंकि ये डिसाइड हो गया है, हमें जल्दी से जल्दी हरान फैमिली से संपर्क करना चाहिए और यह टेस्ट जल्द करवा लेना चाहिए। इससे यह पता चल सकेगा कि सोमरलैंड के पास कितनी ताकत बची है। आप में से कौन यह काम करेगा? पाओलो ने पूछा। पाओलो, मैं जाऊंगा। साहिल मेरा पोता है। उसने गलती की है तो एक दादा के तौर पर मुझे ही इसका ध्यान रखना चाहिए, गेल ने खड़े होकर कहा। ठीक है गेल, मैं यह काम तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। चिंता मत करो पाओलो, मैं इसे अच्छे से करूंगा। ध्रुव को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि साहिल की कैद ने मैसन की योजना को तेज कर दिया है। मोस्ले परिवार के शामिल होने के बाद हारन परिवार ने एक खतरनाक टीम बनाई और वे मैसन का टेस्ट करने के लिए सोमरलैंड जाने की तैयारी करने लगे। एक बार अगर यह कंफर्म हो गया कि मैसन सच में मर चुका है, तो उन्होंने सोचा कि दुनिया की सारी ताकतें सोमरलैंड को बांटने के लिए इकट्ठा हो जाएंगी। अगर मैसन जिंदा भी होता तो वह मौत के दरवाजे पर लड़खड़ा रहा होता, इसलिए वह इस खतरनाक टीम का सामना नहीं कर सकता था। इस टीम में कोई भी टॉप गॉड रैंकर नहीं था, लेकिन इसमें कुछ लेट गॉड रैंकर्स और कुछ मिड गॉड रैंकर्स शामिल थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि टॉप गॉड रैंकर्स वाली 5 बड़ी ताकतों के अलावा यह टीम किसी भी ताकत का सफाया कर सकती थी। जल्द ही यह खबर फैल गई कि हारन परिवार ने बदला लेने के लिए सोमरलैंड जाने के लिए कई आर्मीज तैयार कर ली हैं। हारन परिवार ने यह कदम जानबूझकर उठाया था। इसका मकसद सोमरलैंड में सिविल अनरेस्ट पैदा करना था। अगर वे चाहते तो सीधे सोमरलैंड पर हमला कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपनी हरकत में देरी करने का कारण यह था कि वे पहले सोमरलैंड में आंतरिक अशांति भड़काना चाहते थे। हारन परिवार ने सिर्फ खबर फैलाने का काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने सोमरलैंड के डोमिनिक फैमिली और स्टार सेक्ट से भी सीक्रेटली संपर्क किया। उन्होंने दोनों से कहा कि वे पहले सोमरलैंड की सोशल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करें। फिर हारन परिवार ने उन्हें यह भी बताया कि अब सोमरलैंड के पास उनके लिए समय नहीं है। यह इसलिए था क्योंकि हारन परिवार ने पहले से ही एक खतरनाक टीम बना ली थी और वे किसी भी समय निकलने के लिए तैयार थे। जैसे ही यह खबर फैली, सोमरलैंड में उथल-पुथल मच गई। बहुत सारी अफवाहें फैलने लगीं। कहा जाने लगा कि मैसन मर चुका है और अब हारन परिवार कई ताकतवर मास्टर्स के हमले का नेतृत्व कर रहा है। सोमरलैंड कैसे बचेगा? कुछ समय के लिए पूरे देश में अराजकता फैल गई। मार्शल आर्टिस्ट्स द्वारा अपराध करने की संभावना तेजी से बढ़ने लगी। सौभाग्य से ध्रुव ने पहले ही डिसिप्लिन टीम भेज दी थी और स्थिति को टेम्पररी तौर पर कंट्रोल कर लिया था। हालांकि यह सिर्फ एक टेम्पररी सॉल्यूशन था। अगर वह हारन परिवार के लीडर वाली टीम को नहीं रोक पाता, तो सोमरलैंड, जो इतने सालों से ताकतवर देश था, जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। दुनिया की अलग अलग ताकतें सोमरलैंड के अनगिनत रिसोर्सेज को लूट लेंगी। फॉरेन पावर्स को यह सब छीनने देने के बजाय बेहतर होगा कि सोमरलैंड के लोग ही इन रिसोर्सेज को बांट लें। उस समय अगर सोमरलैंड सच में नष्ट हो जाता, तो वे अपनी जिंदगी बचाने के लिए इन रिसोर्सेज को डोनेट भी कर सकते थे। कई फैमिली ऐसा ही सोच रही थीं। कुछ परिवार अपने जरूरी सामान लेकर सोमरलैंड छोड़ने और सेफ जगह तलाशने की प्लानिंग कर रहे थे। यहां तक कि डिसिप्लिन टीम में भी कुछ ऐसे लोग थे। बेशक कुछ पावरफुल परिवार और सैन प्रडे थे जो सोमरलैंड की सोशल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे थे। किंग फैमिली और क्रम्स उनमें से थे। उन्होंने सोमरलैंड में मदद करने के लिए डिसिप्लिन टीम में टेम्परेरी मेंबर्स भेजना जारी रखा। दाऊद इन फैमिली से बहुत खुश हुआ। इस इवेंट के खत्म होने के बाद वह इन सब की परफॉर्मेंस और कंट्रीब्यूशन पर डिस्कस करेगा और जो लोग डिस्टर्बेंस फैला रहे थे उन्हें सोमरलैंड से बाहर कर दिया जाएगा। अगर किसी ने सोमरलैंड के खिलाफ कुछ किया
तो ध्रुव उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। ध्रुव जानता था कि कोई भी आर्मी सोमरलैंड पर कब्जा नहीं कर सकती। इस बात से अलग कि मेसन वापस अपनी पावर पर आ गया था। भले ही वह अब आसपास नहीं था, वह अभी भी यहाँ एक टॉप गॉड रैंकर और सुप्रीम पावर था। अगर मेसन ने यह प्लान नहीं बनाया होता तो ध्रुव खुद मेसन की जगह लेना चाहता और हरान फैमिली की बनाई टीम से लड़ना चाहता। वह देखना चाहता था कि वह कितने लोगों को हरा सकता है। जब से उसकी मानसिक ताकत को गॉड लेवल पर अपग्रेड किया गया था, ध्रुव का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। अब उसे लगने लगा था कि वह मेसन के सामने खड़ा हो सकता है। बेशक अब उसके पास इसे सपोर्ट करने की ताकत भी थी। अपनी मानसिक ताकत को अपग्रेड करने से पहले वह पहले से ही एक टॉप गॉड रैंकर था। इसके अलावा उसे एक और सफलता मिली थी, तो नेचुरली उसकी पावर काफी बढ़ गई थी। सोमरलैंड के पास 2 टॉप गॉड रैंकर्स थे, तो कौन इतनी हिम्मत कर सकता था कि उसे तोड़ने की सोचे। यहाँ तक कि अगर बाकी 4 बड़ी ताकतें भी एक साथ हो जाएं, तो सतह पर 4 टॉप गॉड रैंकर्स और जो छिपे हुए 2 टॉप गॉड रैंकर्स थे, वे भी उसे और मेसन को हरा नहीं सकते थे। आखिरकार टॉप गॉड रैंकर्स के बीच भी एक लेवल का फर्क होता है। इसके अलावा उसकी ताकत लगातार बढ़ रही थी। सोमरलैंड में चोजन वंस के ग्रैंड इवेंट के बाद डोमिनिक फैमिली और स्टार सैनप्रडे ने अपने कैंप छोड़ दिए और कहीं छिप गए। लेकिन जब उन्हें हरन फैमिली से खबर मिली तो वे फिर से सामने आ गए। संक्षेप में सोमरलैंड अब अनरेस्ट के पहले साइन दिखा रहा था। हालांकि वे हालात को कंट्रोल कर पा रहे थे और सब कुछ ढाने से रोक सकते थे। जो लोग इनर स्टोरी नहीं जानते थे, उन्हें लग रहा था कि सोमरलैंड अब और टिक नहीं पाएगा। यह तब तक था जब तक सोमरलैंड हरान फैमिली के लीड वाली टीम को हैंडल नहीं कर लेता। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरा सोमरलैंड बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन यह सब सिर्फ सोमरलैंड के हाई लेवल आर्मीज के लिए था। कॉमन लोगों को इस सबसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। वे अपनी नॉर्मल लाइफ जीते रहेंगे और हमेशा की तरह अपने काम पर जाते रहेंगे। डिसिप्लिन टीम के कैप्टन के तौर पर ध्रुव बहुत बिजी हो गया था। माउंट फ्रेग्रेंट प्रोविंस, फ्रेग्रेंट सिटी, यह सोमरलैंड का एक मिड लेवल शहर था। सोमरलैंड के 66 प्रांतों में यह न तो बहुत एडवांस था और न ही बहुत कमजोर। इस समय ध्रुव फ्रेग्रेंट सिटी की एक सड़क पर चल रहा था। उसके साथ डिसिप्लिन टीम के 6 लोग थे, जो गॉड रैंक के आधे रास्ते पर थे। हालांकि वे सभी अलग अलग काम कर रहे थे। हर कोई एक अलग एरिया चेक करने की जिम्मेदारी संभाल रहा था। जूलिया को कल रात खबर मिली थी। माउंट फ्रेग्रेंट प्रोविंस के फ्रेग्रेंट सिटी में कुछ पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट्स देखे गए थे। इन लोगों ने न सिर्फ आम लोगों के सामने अपनी ताकत दिखाई, बल्कि उन्हें अपने शिष्य बनाने की कोशिश भी की। इसके अलावा उनका संगठन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। आधे महीने से भी कम समय में हजारों लोग उनकी ओर आकर्षित हो गए। मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए आम लोगों को इम्प्रेस करना बहुत आसान था। सिर्फ कुछ मार्शल आर्ट्स स्किल्स दिखाकर वे खुद को इन लोगों के लिए भगवान जैसा बना देते थे। फिर वे आम लोगों से प्रॉमिस करते थे कि जैसे ही वे उनके ग्रुप में शामिल होंगे, वे भी मार्शल आर्टिस्ट बन जाएंगे। नेचुरली आम लोग उनकी बातों पर पूरा यकीन कर लेते थे। इसके अलावा इन मार्शल आर्टिस्ट्स की मंशा भी साफ थी। वे शहर को सीक्रेटली कंट्रोल करना चाहते थे। गुप्त रूप से इसकी जांच करने के बाद डिसिप्लिन टीम के मेंबर्स ने देखा कि दूसरी साइड का ग्रुप काफी ऑर्गेनाइज्ड था और उन्होंने यह सब पहले से प्लान किया हुआ था। इसके अलावा उनकी बड़ी बड़ी इच्छाएं भी थीं, जिसकी वजह से उन्होंने फ्रेग्रेंट सिटी की कई ताकतों को जीत लिया। इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में एक्शन लेने की बजाय इसे रिपोर्ट करने का फैसला किया, डिप्टी कैप्टन जूलिया को। जब ध्रुव को जूलिया से यह खबर मिली तो वह तुरंत अपनी टीम को लेकर फ्रेग्रेंट सिटी आ गया। अब यह खबर कि हरान फैमिली दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के साथ मिलकर सोमरलैंड से बदला लेने के लिए तैयार है, पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। हर तरफ से बुरे कैरेक्टर्स उभरने लगे। सोमरलैंड के अंदरूनी इलाकों में भी कुछ अनिश्चितताएं थीं। ध्रुव को इन सभी चीजों को एक ही बार में सॉल्व करना था, ताकि उन ताकतों को सख्त सबक सिखाया जा सके जो फिर से उठने की कोशिश कर रही थीं। अब चूंकि मेसन का प्लान सफल होने वाला था, इस समय सोमरलैंड के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, वरना यह ध्रुव की जिम्मेदारी बन जाती।
ध्रुव कुछ देर फ्रेग्रेंट सिटी में घूमता रहा। उसने वहां के आम लोगों को देखा जो शांति और संतोष के साथ रहते और काम करते थे। उसने मन ही मन ठान लिया कि इन लोगों की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। मार्शल आर्टिस्ट्स को कभी भी आम लोगों की जिंदगी में दखल देने की परमिशन नहीं थी, वरना सोसाइटी में बड़ा बदलाव आ जाता। आज सोमरलैंड के लिए एक स्थिर जिंदगी जी पाना आसान नहीं था। इसके लिए सोमरलैंड के अनगिनत वीरों ने अपना खून और जान कुर्बान की थी। इसलिए इसे ऐसे दुर्भावनापूर्ण लोगों द्वारा खत्म नहीं होने दिया जा सकता था। ध्रुव चल रहा था, तभी उसने देखा कि अचानक सड़क पर कुछ लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने अपने फोन निकाले और किसी चीज को देखकर एक दिशा में भागने लगे। एक झटके में सड़क पर एक बड़ी भीड़ गायब हो गई। हालांकि सड़क पर अभी भी हलचल थी, लेकिन ध्रुव ने उनके पीछे जाने का फैसला किया। वह कई सुनसान गलियों से होकर भीड़ का पीछा करता रहा। आखिरकार वह एक इमारत के सामने पहुंच गया। वहां के एंट्रेंस पर काफी लोग खड़े थे। 2 आदमी एंट्रेंस पर पहरा दे रहे थे। जो भी अंदर जा रहा था उसे पहले उन्हें अपना फोन दिखाना पड़ रहा था। शायद वह कुछ पास जैसा सिस्टम था। ध्रुव के पास ऐसा कोई पास नहीं था, इसलिए उसने अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया। फिर ध्रुव ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। गेट पर पहरा देने वाले दोनों आदमी फर्स्ट क्लास टॉप लेवल मास्टर्स थे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इमारत के अंदर भी कई मार्शल आर्टिस्ट्स थे। क्या ये वही लोग हो सकते हैं जो आम लोगों को अपने ग्रुप में भर्ती कर रहे थे? नहीं, क्योंकि इस बिल्डिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग बस एक अर्ली ड्रैगन रैंकर था। अगर ये वही होते तो डिसिप्लिन टीम अपनी ताकत से इन्हें आसानी से संभाल लेती। उन्हें किसी को रिपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर दिक्कत कहां थी? ध्रुव ने खुद अंदर जाकर देखने का फैसला किया। इमारत के दूसरी तरफ से जाकर उसने यह चेक करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया कि वहां कोई है या नहीं। जैसे ही उसने देखा कि रास्ता साफ है, वह एक झटके में इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया। फिर वह नीचे की ओर बढ़ने लगा। अपनी मेंटल पावर की वजह से कोई भी उसे ट्रैक नहीं कर सकता था। जल्द ही वह मिड लेवल फ्लोर पर पहुंच गया। वहां सभी आम लोग इकट्ठा थे। पूरा फ्लोर एक बड़े हॉल में तब्दील था। हॉल इतना बड़ा था कि उसमें हजारों लोग बैठ सकते थे। ध्रुव भीड़ में घुल मिल गया और बैठ गया। वह यह देखना चाहता था कि आखिर चल क्या रहा है। पूरा हॉल जल्दी ही भर गया। ध्रुव ने अपनी पहचान उजागर न हो, इसलिए किसी से बात नहीं की। सीटें भरने के बाद करीब 1 दर्जन मार्शल आर्टिस्ट्स अंदर आए। इनमें से लीडर वही अर्ली ड्रैगन रैंकर था जिसे ध्रुव ने पहले ही पहचान लिया था। यहां आने के बाद उन्होंने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया। वे अपने नंगे हाथों से पत्थर तोड़ रहे थे और स्टील की रॉड्स को मोड़ रहे थे। जैसे ही यह हुआ, हजारों लोग तालियां बजाने और चिल्लाने लगे। ध्रुव के अंदर गुस्सा उमड़ पड़ा। इन मार्शल आर्टिस्ट्स ने सोमरलैंड के रूल्स तोड़ने की हिम्मत की। उन्होंने आम लोगों को अपनी ताकत दिखाकर उनके जीवन को प्रभावित करने की कोशिश की। वे जीने से थक गए होंगे। हालांकि उन्होंने तुरंत कुछ नहीं किया। एक नौसिखिया ड्रैगन रैंकर जो आमतौर पर अलग थलग और प्राइवेट रहता था, यहां गेस्ट आर्टिस्ट बनने को तैयार था। इसके पीछे कुछ गड़बड़ जरूर चल रही होगी। इसके तुरंत बाद मंच पर एक मिड एज का आदमी आया और बोलना शुरू किया। जितना ध्रुव ने उसकी बातें सुनी, उतना ही उसे महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। वो साफ साफ सबका ब्रेन वॉश कर रहा था। जो भी उनके साथ जुड़ता, उसका शरीर ताकतवर बन सकता था। न सिर्फ वे कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और अजेय बन जाएंगे, बल्कि उनकी लाइफ भी लंबी हो जाएगी ताकि वे ज्यादा समय तक जी सकें। ध्रुव ने अपने आसपास के लोगों को देखा जिनके चेहरे पर लालसा भरी नजर थी। उसे लगा कि मामला काफी गंभीर हो रहा है। अगर कोई इंसान मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता है तो टैलेंट सबसे जरूरी चीज है। साथ ही उन्हें कम उम्र से ही प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर कोई 18 साल की उम्र पार कर लेता है तो उसके लिए मार्शल आर्ट में कुछ हासिल करना मुश्किल हो जाता है। बेशक ध्रुव अपवाद था, क्योंकि उसने इसका सल्यूशन ढूंढ लिया था। ये मार्शल आर्टिस्ट बस आम लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। 20, 30, 40 और 50 साल के लोगों के चेहरे पर जो लालसा दिख रही थी, उसे देखकर लगता था कि वे अपनी खुशहाल जिंदगी छोड़कर इस पर तब तक पैसे लगाएंगे
जब तक वे दिवालिया न हो जाएं। ये सोमरलैंड की नींव हिला रहे थे। उसे इस सोच को सजा देनी चाहिए। ध्रुव का मन कर रहा था कि वो इन लोगों को अभी खत्म कर दे, लेकिन फिर उसने खुद को रोका, क्योंकि ये सिर्फ छोटे मोटे लोग थे। उन्हें यहां नष्ट करना आसान था, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो बाकी सब डर जाते। साथ ही ये सिर्फ एक ऐसी जगह थी जहां वे नए लोगों को रिक्रूट कर रहे थे। जो लोग ज्वाइन करेंगे उन्हें मुख्यालय में प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ये सब सोचने के बाद ध्रुव ने पहले माउंट फ्रेग्रेंट प्रांत के कैबिनेट मिनिस्टर से मिलने का फैसला किया। फ्रेग्रेंट सिटी में मार्शल आर्टिस्ट्स ने आम लोगों को खुलेआम रिक्रूट करना शुरू कर दिया था। क्या माउंट फ्रेग्रेंट प्रांत का कैबिनेट मिनिस्टर कायर है? क्या वो अभी भी अपनी नौकरी रखना चाहता है? ध्रुव अब गुस्से में था। अगर इन लोगों को बढ़ने दिया गया तो ये जल्द ही पूरे देश में फैल जाएंगे। पूरे सोमरलैंड की नींव हिल जाएगी। ध्रुव थोड़ा परेशान महसूस करते हुए बिल्डिंग से बाहर निकला। अगर हारान फैमिली ने 1 महीने तक कोई कदम नहीं उठाया तो सोमरलैंड के सोशल स्ट्रक्चर में सच में कुछ गड़बड़ हो सकती है। सोमरलैंड बहुत बड़ा था। इसमें 66 बड़े प्रांत और अनगिनत बड़े, मीडियम और छोटे शहर थे। हर जगह इतने सारे लोगों को तैनात करना इम्पॉसिबल था। चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, वो एक समय पर 2 जगह नहीं हो सकता। साथ ही आम लोगों को रिक्रूट करना मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए बहुत आसान था। सभी बीमारियों से छुटकारा और लंबी जिंदगी का प्रलोभन बहुत बड़ा था। हालांकि ये सब झूठ था, लेकिन आम लोग इस सच को नहीं जानते थे। वे सिर्फ वही मानते थे जो वे देख सकते थे। ध्रुव को अब बस ये उम्मीद थी कि हारान फैमिली जल्द से जल्द कोई एक्शन लेगी। जैसे ही मैसन के अपने शिखर पर लौटने की खबर फैली, किसी ने भी सोमरलैंड के बारे में कुछ करने की हिम्मत नहीं की। सोमरलैंड की आंतरिक चिंताएं भी आसानी से हल हो जाएंगी। ध्रुव माउंट फ्रेग्रेंट प्रांत के कैबिनेट मिनिस्टर को ढूंढने जा रहा था, तभी उसकी पॉकेट में रखा फोन बजा। उसने फोन उठाया और चेक किया। यह बेनेडिक्ट था। क्या कोई इमरजेंसी थी? ध्रुव ने तुरंत फोन उठाया। कैप्टन, साउथ डिस्ट्रिक्ट में सिचुएशन क्रिटिकल है। बेनेडिक्ट की आवाज फोन पर आई। बाकियों को इन्फॉर्म करो और मुझे लोकेशन भेजो, ध्रुव ने सीधे कहा। ठीक है। ध्रुव ने फोन पर लोकेशन चेक की, दिशा सेट की और तुरंत गंतव्य की ओर चल पड़ा। फ्रेग्रेंट सिटी का साउथ डिस्ट्रिक्ट। एक बड़े से चौक पर हजारों लोग जमा थे। बेनेडिक्ट भी भीड़ में छिपा हुआ था। उसने देखा कि यहाँ 4-5 लोगों के परिवार भी थे। इनमें 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग भी शामिल थे। वे सभी इसमें पार्ट ले रहे थे। बीच में मंच पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। हजारों लोगों को तरह तरह की चीजें सिखा रहा था। चलो, यह तो रेडियो कैलिस्थेनिक्स जैसा लग रहा था। बूढ़े आदमी ने दावा किया कि अगर वे इन एक्सरसाइज को लगातार करते रहें तो वे मार्शल आर्टिस्ट्स बन सकते हैं। इसके अलावा मार्शल आर्टिस्ट होने का फायदा यह था कि वे सभी बीमारियों से इम्यून और अनटचेबल होते। इससे उनकी जिंदगी भी लंबी हो सकती थी। बेनेडिक्ट को तुरंत समझ आ गया कि ये लोग झूठे थे। अगर मार्शल आर्टिस्ट बनना इतना आसान होता तो चीजें इतनी आसान हो जाती। उन सभी को बचपन से ही फैमिली के बड़े लोगों ने प्रॉपर ट्रेनिंग दी थी। वे अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की बदौलत ही आज वो सब अचीव कर पाए हैं। जिन साधारण लोगों की उम्र 10 से लेकर 60 से 70 साल के बीच थी, वे भले ही ट्रेनिंग करें, लेकिन कुछ खास अचीव नहीं कर सकते थे। ऐसे बेकार के काम तो छोड़िए, वो इस सिचुएशन की सीरियसनेस को महसूस कर सकता था। इसलिए उसने चुपचाप ध्रुव और गॉड रैंक के आधे रास्ते में कुछ और लोगों को इन्फॉर्म कर दिया। जब कुछ मूव्स खत्म हो गईं, तो बूढ़े आदमी ने सबको बैठने के लिए कहा। फिर उसने उन्हें माइंड ट्रेनिंग सिखाना शुरू कर दिया। जब सब लोग माइंड ट्रेनिंग करने में टीचर को फॉलो करने पर फोकस कर रहे थे, तो बेनेडिक्ट के पीछे अचानक हलचल हुई। उसने पीछे देखा। मिड एज की औरतों का एक ग्रुप कुछ बूढ़े लोगों और बच्चों के साथ चौक में घुसने की कोशिश कर रहा था। उनकी संख्या कम से कम सैकड़ों में थी। इस वक्त दर्जनों मार्शल आर्टिस्ट्स आगे बढ़े। दोनों ग्रुप्स के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। स्वाभाविक तौर पर ये औरतें, बच्चे और बूढ़े लोग मार्शल आर्टिस्ट्स का मुकाबला नहीं कर सकते थे। जल्द ही उन्हें मार्शल आर्टिस्ट्स ने बुरी तरह हरा दिया।
मैं अपने डैडी को ढूंढ रही हूँ। 7-8 साल की एक लड़की चुपचाप भीड़ में से निकली, चौक में आई और बेनेडिक्ट के पास खड़ी हो गई। डैडी, डैडी, आप कहाँ हो? क्या अब आप मुझे और मम्मी को नहीं चाहते? पहले से शांत चौक में छोटी लड़की की आवाज बहुत साफ और तेज सुनाई दी। उसकी आवाज ने चौक में मौजूद हजारों लोगों का ध्यान खींच लिया। प्लेटफॉर्म पर खड़ा बूढ़ा आदमी भी सिखाना छोड़कर पूछने लगा, इस छोटी लड़की का पिता कौन है? जी सर, 30 साल का एक आदमी खड़ा हुआ और जवाब दिया। तुम अपने परिवार को छोड़कर यहां क्यों आए? मैंने तुम सबको क्या समझाया था? टीचर ने गुस्से में पूछा। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने अपने परिवार को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पागल हूं। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि आप इतने पावरफुल हो सर। उन्होंने मेरे साथ आने से इनकार कर दिया और मुझे रोकने की कोशिश की, इसलिए मैं चुपके से आया। आदमी ने जवाब दिया। पिताजी, पिताजी। जैसे ही छोटी लड़की ने अपने पिता को खड़े देखा, वो जल्दी से उनके पास आई और उन्हें गले लगा लिया। पिताजी, हमारे साथ घर चलिए, मम्मी और मैं आपके बिना नहीं रह सकते। छोटी लड़की रोते हुए बोली। जॉय, डैडी पर भरोसा करो, डैडी के साथ प्रैक्टिस करो और तुम भी एक मार्शल आर्टिस्ट बन सकती हो। तुम बहुत स्ट्रांग और अजेय हो जाओगी, आदमी ने जोश में कहा। पिताजी, मैं बहुत स्ट्रांग नहीं बनना चाहती और ना ही अजेय बनना चाहती। मैं चाहती हूं कि आप मम्मी और मेरे साथ घर चलो, मुझे स्कूल जाना है। पढ़ाई में क्या रखा है? स्कूल मत जाओ, सिर्फ टीचर के साथ प्रैक्टिस करके ही तुम अपनी किस्मत बदल सकती हो। नहीं चाहती, नहीं चाहती। नहीं, मम्मी ने कहा कि वो झूठा है, उसने डैडी को धोखा दिया और अब डैडी हमें नहीं चाहते। छोटी लड़की ने प्लेटफॉर्म पर खड़े बूढ़े आदमी की ओर इशारा करते हुए बार बार सिर हिलाया और कहा, तुम बेवकूफ, तुमने टीचर का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? गुस्से में आदमी ने बोलते ही लड़की को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़। थप्पड़ के बाद छोटी लड़की जमीन पर गिर पड़ी। उसके चेहरे पर फौरन 5 उंगलियों के निशान पड़ गए। कोई भी देख सकता था कि उसने कितनी जोर से मारा था। बूहू! छोटी लड़की जोर जोर से रोने लगी। उसी वक्त प्लेटफॉर्म पर खड़ा बूढ़ा आदमी बोला, छोटी लड़की की मां को यहां बुलाओ। 30 साल की एक औरत को अंदर आने दिया गया। जब उसने बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो वो जल्दी से उसके पास पहुंची। तभी उसने देखा कि उसकी बेटी जमीन पर पड़ी है और उसके चेहरे पर 5 साफ उंगलियों के निशान हैं। जॉय, क्या हुआ? तुम्हें किसने मारा? मम्मी, कुछ नहीं, डैडी ने मुझे नहीं मारा, मैं गिर गई थी। छोटी लड़की इस वक्त भी अपने पिता का बचाव कर रही थी। महिला ने अपना सिर उठाया और खून से लाल आंखों से उस आदमी को घूरा। तुम बदमाश हो, तुम जॉय के पिता बनने के लायक नहीं हो। यह कहकर उसने खड़ी होकर पागलों की तरह उसे पीटना शुरू कर दिया। दूर हो जाओ, पागल औरत! आदमी ने अपनी पत्नी को धक्का देकर दूर कर दिया। महिला ने आदमी से उलझना बंद कर दिया और इसके बजाय प्लेटफॉर्म पर खड़े बूढ़े आदमी को देखने लगी। फिर वह घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए बोली, सर, प्लीज मुझे मेरा पति वापस दे दीजिए। उसने पहले कभी जॉय को नहीं मारा। वह काम से छुट्टी मिलने के बाद हर दिन जॉय के साथ खेलता था और बहुत फैमिली ओरिएंटेड था। लेकिन जब से वह आपके साथ आया है, वह बिल्कुल बदल गया है। अब वह चिड़चिड़ा हो गया है और हमारी बिल्कुल परवाह नहीं करता। प्लीज, मैं आपको फैमिली के काव्या पैसे दे दूंगी, बस उसे जाने दीजिए। आपने गलत समझा, मैंने आपके पति को कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं किया और हम आपके पति की फ्रीडम को कभी रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। जब तक वह जाना चाहता है, वह कभी भी जा सकता है, बूढ़े आदमी ने शांत होकर कहा। हनी, चलो घर चलते हैं। हमारा परिवार पहले कितना खुश था। चलो अपने पुराने वाले लाइफ में वापस चलते हैं, ठीक है? महिला ने अपने पति की ओर देखा और रिक्वेस्ट की, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं टीचर से ट्रेनिंग लेना चाहता हूं और मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता हूं। मैं अछूत बनना चाहता हूं, सभी बीमारियों से बचा रहना चाहता हूं और अपना जीवन लंबा करना चाहता हूं। तुम्हें और जॉय को भी मेरे साथ ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इस तरह हमारा परिवार हमेशा साथ रह सकता है, आदमी ने ठान कर कहा। हनी, समझो, ये सब बस एक दिखावा है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। वह तुमसे झूठ बोल रहा है। तुम बेवकूफ हो, पागल औरत। टीचर का अपमान मत करो, नहीं तो मुझे तुम्हारे साथ सख्ती करनी पड़ेगी। तुम अपने पति को ले जा सकती हो, लेकिन मेरी महानता पर शक नहीं कर सकती। अगर तुम्हें मेरी काबिलियत पर भरोसा नहीं है
तो मैं तुम्हें दिखाता हूं, बूढ़े आदमी ने महिला की ओर देखते हुए कहा। अगर वहां इतने लोग न होते तो उसने किसी को मां बेटी को मारने के लिए कह दिया होता। वह तो यहां तक कि लोगों को लाकर प्रॉब्लम क्रिएट करने की हिम्मत कर चुकी थी। मुझे यह सब नहीं देखना, आपने इन सभी लोगों को भटकाने के लिए इस तरीके का यूज किया। महिला ने अपनी बात खत्म की और उठकर हजारों लोगों की ओर देखते हुए बोली, सब लोग जागो, सोचो, तुम्हारा परिवार पहले कितना खुश था। यही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे परिवार बर्बाद किए और तुम्हें पत्नी और बच्चों से अलग कर दिया। इन पर भरोसा करना बंद करो और अपने परिवार के पास वापस जाओ। तुम्हारे बच्चे और फैमिली तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। महिला की बातें चौक में गूंज उठी। उसने कई लोगों के दिलों को हिला दिया। उनके यहां आने का मकसद क्या था? क्या वे सच में बीमारियों से बच सकते हैं और लंबी जिंदगी जी सकते हैं? उन्होंने कुछ दिनों की ट्रेनिंग की थी, लेकिन उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। क्या ये सब सच है या बस झूठ? कितनी हिम्मत है, इन्हें यहां से भगाओ। मंच पर खड़ा बूढ़ा आदमी गुस्से में चिल्लाया। तुरंत कई मार्शल आर्टिस्ट्स आगे आए मां और बेटी को हटाने के लिए। हनी, पापा! मां और बेटी ने आदमी की ओर देखा। आदमी समझ गया था कि अगर ये लोग उन्हें ले गए तो वे उन्हें टॉर्चर करेंगे। वह अंदर ही अंदर कंफ्यूज था। उसे अपने खुशहाल परिवार की याद आई। आखिरकार उसने कहा, सर, प्लीज मेरी पत्नी और बेटी को छोड़ दीजिए। उसने इतने लोगों के सामने मुझसे सवाल करने की हिम्मत की। अगर मैं उसे सबक नहीं सिखाऊंगा तो भविष्य में मैं तुम्हारा टीचर कैसे बन सकता हूं? बूढ़े आदमी ने गुस्से से कहा। तो फिर मैं उन्हें यहां से ले जाऊंगा। कहने से पहले आदमी थोड़ा रुका। वह खामोश खड़ा अपनी पत्नी और बेटी को ले जाते हुए नहीं देख सकता था। एक बार अगर वे ले जाए गए तो पता नहीं उन्हें कैसी टॉर्चर झेलनी पड़ेगी। हनी, चलो साथ घर चलते हैं, महिला ने खुशी से कहा। पापा, हम आखिरकार साथ घर जा सकते हैं, छोटी लड़की ने मुस्कुराकर कहा। अब तुम जाना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। उन सभी को ले जाओ और उन्हें कड़ा सबक सिखाओ। ये सुनिश्चित करो कि वे मेरे अपमान के नतीजे को समझें, बूढ़े आदमी ने कहा। जी सर, कई मार्शल आर्टिस्ट्स ने आदरपूर्वक जवाब दिया। बेनेडिक्ट अब यह सब नहीं देख सकता था। वह इन लोगों को अत्याचार करने की इजाजत नहीं दे सकता था। ध्रुव अभी तक नहीं आया था, इसलिए उसे खुद ही कुछ करना होगा। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, भले ही वह दूसरे पक्ष को सचेत कर दे। क्या होगा अगर 3 लोगों के इस परिवार को ले जाया गया और उनके साथ कुछ बुरा हुआ? वे 3 जिंदगियां थीं। वह कुछ मार्शल कलाकारों के स्वभाव के बारे में बहुत स्पष्ट था। वे हमेशा सोचते थे कि आम लोग चींटियां हैं, जबकि वे देवता थे जो दुनिया से अलग और दूर थे। आम लोगों के जीवन और मृत्यु को कंट्रोल करते थे। सोमरलैंड ने उन्हें फिर से उभरने से मना कर दिया था। एक बार जब वे आम लोगों के संपर्क में आ गए तो पूरा समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। कुछ मार्शल कलाकार 3 लोगों के परिवार को ले जाने वाले थे। अचानक एक आकृति ने उन्हें रोक दिया। धमाका धमाका। जो मार्शल कलाकार कार्रवाई करने वाले थे, वे बेनेडिक्ट द्वारा मुक्का मारे जाने के बाद उड़ गए। अचानक हुई इस दुर्घटना से वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। आप कौन हैं? मंच पर बैठे बूढ़े आदमी ने गहरी आवाज में पूछा। जब बेनेडिक्ट बोलने ही वाला था, तभी एक आवाज सुनाई दी, सोमरलैंड अनुशासन टीम। बूढ़ा आदमी दंग रह गया। फिर उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और देखा कि एक लड़का उसके कंधे पर हाथ रखे हुए उसके पीछे खड़ा था। बूढ़े आदमी को ऐसा महसूस हुआ जैसे यह हाथ कोई पहाड़ है जो उस पर दबाव डाल रहा है। वह अपने कंधों के नीचे के शरीर के हिस्से को बिल्कुल भी हिला नहीं सकता था। यह सुनकर कि यह सोमरलैंड अनुशासन टीम है, नीचे मौजूद मार्शल आर्टिस्ट घबरा गए और भागने लगे। दुर्भाग्य से ध्रुव तैयार था। अनुशासन टीम में गॉड रैंक के आधे रास्ते पर कई कर्मचारी जो इस क्षेत्र के लिए जिम्मेदार थे, पहले से ही मौजूद थे। जो बच गए उन्हें भी वापस फेंक दिया गया। ध्रुव ने अपने हाथ से जो बूढ़े आदमी के कंधे पर था उसे हल्के से थपथपाया, इससे पहले कि बूढ़े आदमी को तेज दर्द महसूस हो। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, ध्रुव ने उसे मारा और वह मंच पर बेहोश हो गया। जब ध्रुव मंच पर खड़ा था तो हजारों लोगों की निगाहें उस पर टिकी थीं। ध्रुव ने अपने दिल में हल्की सी आह भरी। मार्शल आर्टिस्ट को आम लोगों से अलग करना अभी भी बहुत मुश्किल था। आखिरकार
दर्जनों छिपे हुए परिवार और संप्रदाय अब फिर से उभर रहे थे। इसलिए दोनों पक्षों के बीच संपर्क अपरिहार्य था। हालांकि जानबूझकर टालने से इन लोगों को समाज को प्रभावित करने का मौका मिल जाएगा, इसलिए उन्हें सीधे और खुले तौर पर यह बात कह देनी चाहिए। ध्रुव ने वहां मौजूद हजारों लोगों की ओर देखा और कहा, नमस्ते सभी को। मैं सोमरलैंड डिसिप्लिन टीम का कैप्टन ध्रुव हूं। आप इस अनुशासन टीम को पुलिस से एक रैंक ऊपर मान सकते हैं। पुलिस आम लोगों के मामलों का प्रबंधन करती है, जबकि हम मार्शल आर्टिस्ट के मामलों का प्रबंधन करते हैं। मार्शल आर्टिस्ट तो मौजूद हैं, लेकिन बनना उतना आसान नहीं जितना आप सोचते हैं। उन्होंने कहा, आपको छोटी उम्र से ही व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण शुरू करना होगा और यह आपकी प्रतिभा पर भी निर्भर करता है। कुछ लोगों के लिए अपनी पूरी जिंदगी ट्रेनिंग करने के बाद भी मार्शल आर्टिस्ट बनना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा एक बार जब आप 18 साल से ऊपर हो जाते हैं और वयस्क हो जाते हैं, तो आपके लिए कुछ भी हासिल करना मुश्किल होगा, भले ही आप प्रतिभाशाली हों। आप 60 या 70 की उम्र में कुछ मूव्स करके मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकते, जैसा कि आप अभी कर रहे हैं। इसके अलावा भले ही आप एक मार्शल आर्टिस्ट हों, आप अजेय नहीं होंगे, न ही आपका जीवन सुरक्षित होगा। लंबे समय तक हम मांस और खून से बने हैं। अगर हमें गोली लग जाए या चाकू से वार हो जाए तो हम भी मर जाएंगे। जहां तक अपने जीवन को लंबा करने की बात है, तो यह और भी असंभव है। मार्शल आर्टिस्ट आम लोगों की तुलना में कम जीते हैं। चूंकि हम बचपन से ही बहुत कठिन प्रशिक्षण लेते आ रहे हैं, इसलिए अगर कुछ लोग ठीक से प्रशिक्षण नहीं लेते हैं तो उन्हें छिपी हुई चोटें हो सकती हैं। इन चोटों को ठीक करना बहुत मुश्किल हो सकता है और इससे हमारी जीवन काल। इस प्रकार मैं आपको निश्चितता के साथ बता सकता हूं कि आपसे झूठ बोला गया है। जिन लोगों ने तुमसे झूठ बोला है वे बुरे इरादे रखते हैं और वे कोई भी कल्पनीय गलत काम कर सकते हैं। वे न केवल तुम्हें अपने परिवार से अलग करना चाहते हैं और तुम्हारे परिवार को नष्ट करना चाहते हैं, बल्कि वे सोमरलैंड की नींव भी हिला देना चाहते हैं। आप लोग सोमरलैंड की नींव हैं और आप हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक बार आप डगमगा गए तो पूरा देश टूटने की कगार पर आ जाएगा। हम लंबे समय से इन दुष्ट मार्शल कलाकारों का पीछा कर रहे थे और हमने अंततः उन्हें पकड़ लिया है। अब उन्हें सोमरलैंड कानून के अनुसार कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। हो सकता है कि वे इस जीवन में भी रिहा न हो सकें। अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रेम है, चाहे वह परिवार, दोस्तों या रोमांटिक प्रेम के बीच हो। आपको इस दुनिया में तभी जगह मिलेगी जब आपके पास प्रेम होगा। अगर आप इसे खो देते हैं तो जीवन का क्या अर्थ है? अपने मूल जीवन में वापस जाओ। तुम्हारी पत्नी, बच्चे और माता पिता तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यही तुम्हारा स्थान है। जब दाऊद ने ऐसा कहा तो उसने अपने शब्दों में अपनी प्रबल मानसिक शक्ति का समावेश किया। यह इन लोगों के शरीर में प्रवेश कर सकता था और उनके दिल की गहराई तक पहुंच सकता था। उनके दिमाग में भरे विचार धीरे धीरे ध्रुव की कही बातों से बदल रहे थे। इसके साथ ही वे धीरे धीरे अपने होश में आ गए। उनमें से बहुत से लोग अपने परिवार के लोगों से गले मिले और रोने लगे। जिस आदमी ने अभी अभी अपनी बेटी को थप्पड़ मारा था, वह भी होश में आ गया। जब उसने अपनी बेटी को देखा, जिसका चेहरा अभी अभी उसके थप्पड़ से लाल हो गया था, तो उसने खुद के चेहरे पर कई बार थप्पड़ मारे। फिर वह अपनी पत्नी और बेटी के सामने घुटने टेक कर उनसे माफी मांगने लगा। अंत में उसे अपनी पत्नी और बेटी से माफी मिल गई, इससे पहले कि वे तीनों एक दूसरे को पकड़कर रोते। ये शब्द मानसिक शक्ति से युक्त थे और ऐसा कहा जा सकता है कि वे सभी लोगों के हृदय में उतर गए। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को झकझोर कर होश में ला दिया। प्लाजा में हर कोई रो रहा था। जब वे होश में आए तो उन्हें एहसास हुआ कि पिछले कुछ दिनों से वे क्या कर रहे थे। वे अपनी पत्नियों, बच्चों और यहाँ तक कि माता पिता को भी छोड़ना चाहते थे। इसके अलावा वे अपने खुशहाल परिवार को भी त्यागना चाहते थे। वे हर दिन यहाँ तथाकथित शिक्षक का अनुसरण करने और ये हरकतें करने आते थे जो प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के रेडियो कैलिस्थेनिक्स के समान थीं। क्या वे ऐसे मार्शल कलाकार बन सकते थे जो अछूत थे, सभी बीमारियों से अछूते थे
और ऐसा करके अपना जीवन लंबा कर सकते थे। सभी सामान्य लोग जानते होंगे कि यह असंभव था। अफसोस की बात यह थी कि वे उस समय पहले से ही खलनायकों के मोह में फंसे हुए थे, इसलिए उन्होंने किसी की अनुनय विनय नहीं सुनी। सौभाग्य से उन्हें सोमरलैंड के कानून प्रवर्तन द्वारा बचा लिया गया, अन्यथा वे निश्चित रूप से घोटाले में और भी अधिक फंस जाते और भविष्य में जब उनके पास कुछ भी नहीं बचता तो उन्हें पछतावा होने में बहुत देर हो जाती। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। 3 लोगों के परिवार का वह व्यक्ति जिसे अभी अभी लगभग ले जाया गया था, उसने जमीन पर घुटने टेके और ध्रुव से ईमानदारी से कहा, मेरे डैडी को बचाने के लिए धन्यवाद सर, और हमें एक बार फिर से एक परिवार के रूप में फिर से मिलाने के लिए। छोटी लड़की ने भी घुटने टेके और कहा, आपकी मदद के लिए आपको धन्यवाद, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। अधिक से अधिक लोग प्लेटफॉर्म पर ध्रुव को धन्यवाद देने के लिए घुटनों के बल झुके। अंत में घटनास्थल पर हजारों लोग घुटने टेक रहे थे। ध्रुव मंच पर खड़ा था और इन साधारण लोगों को नीचे देख रहा था। वह इन अवैध मार्शल कलाकारों को खत्म करने के लिए और भी अधिक दृढ़ था और उन्हें सोमरलैंड में जो कुछ भी करना था उसे कभी नहीं करने देना चाहता था। वह सोमरलैंड की शुद्ध भूमि की रक्षा करना चाहता था। एक मार्शल कलाकार के पास ऐसी ताकत होती है जो आम लोगों को अविश्वसनीय लगती है। कुछ ब्रेन वॉशिंग तकनीकों के साथ आम लोगों के लिए उनका विरोध करना वास्तव में कठिन था। वह इन हजारों लोगों को कुछ ही शब्दों से जगाने में सक्षम थे, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि कि उसके शब्द कितने विश्वसनीय थे। इसके बजाय ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके शब्द उनकी शक्तिशाली मानसिक शक्ति से युक्त थे, जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी। यदि कोई अन्य व्यक्ति ये शब्द कहे तो न केवल ये लोग जागेंगे बल्कि उनका अपमान भी हो सकता है तथा उन पर हमला भी किया जा सकता है। सब लोग उठो, इतने विनम्र मत बनो, तुम सोमरलैंड की नींव हो, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे देश द्वारा तुम्हारी रक्षा की जाएगी। घर जाओ और अपना सामान्य जीवन अच्छे से जियो, क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट बनना उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। इसके अलावा मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया उतनी लापरवाह नहीं है जितनी तुम सोचते हो। ध्रुव ने बोलना समाप्त किया और मंच से गायब हो गया। फ्रेग्रेंट सिटी के बाहरी इलाके में एक आलीशान विला के अंदर ध्रुव लिविंग रूम में बैठा था। उसके बगल में माउंट फ्रेग्रेंट प्रांत के कैबिनेट मंत्री अभिनव रोगन बैठे थे। बेनेडिक्ट और दूसरे आधे रास्ते पर गॉड रैंकर्स को ध्रुव ने जांच जारी रखने के लिए भेजा था। मिस्टर रोगन, क्या आपको नहीं लगता कि आपको मुझे स्पष्टीकरण देना चाहिए? ध्रुव ने गुस्से से कहा। वह क्रोधित था। सुगंधित शहर में इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट थे कि वे आम लोगों को कंफ्यूज कर रहे थे। माउंट फ्रेग्रेंट प्रांत के कैबिनेट मंत्री अभिनव न केवल जांच करने नहीं गए, बल्कि वे घर पर ही रहे और शांति से आराम किया। इससे उसे अभिनव को थप्पड़ मारकर मार डालने का मन हुआ। अभी अभी दक्षिणी जिले के प्लाजा में जो सीन उसने देखा, निश्चित रूप से फ्रेग्रेंट सिटी में अन्य जगहों पर भी वैसा ही हुआ होगा। अगर उसने इसे सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं निकाला तो यह जल्द ही पूरे माउंट फ्रेग्रेंट प्रांत और यहां तक कि पूरे देश में फैल जाएगा। तब यह मुश्किल हो जाएगा। सोमरलैंड के अरबों आम लोग कोई मजाक नहीं थे। कैप्टन ध्रुव, माफ करें, मुझे नहीं पता कि आपका क्या मतलब है, अभिनव ने मासूमियत से जवाब दिया। ओ, आप नहीं जानते कि मेरा क्या मतलब है? क्या आप श्योर हैं? ध्रुव ने फिर पूछा। मुझे सच में कुछ नहीं पता, अभिनव ने निश्चय पूर्वक उत्तर दिया। ध्रुव ने अभिनव की ओर देखने के लिए अपना सिर झुकाया। इस समय उसे थोड़ा शक हुआ। अभिनव तो एक प्रांतीय कैबिनेट मंत्री था जो ड्रैगन रैंकर भी था, तो वह ध्रुव से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? ऐसा लग रहा था कि फ्रेग्रेंट सिटी में मामला उतना सिंपल नहीं था जितना उसने सोचा था। ध्रुव ने अपनी दिमागी शक्ति को फैलाया और इसका यूज आसपास के माहौल को घेरने के लिए किया। आखिरकार उसे पता चल गया कि प्रॉब्लम कहां थी। अच्छा, ऐसा है, अब उसे समझ आ गया। तो फिर मैं तुम्हें बता दूं, फ्रेग्रेंट सिटी में बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट हैं जो लापरवाही से काम करते हैं और सोमरलैंड के कानूनों का वायलेशन करते हैं। न केवल उन्होंने आम लोगों से कनेक्ट किया, बल्कि उन्हें धोखा दिया और उन्हें मोहित भी किया। उन्होंने आम लोगों से कहा कि वे अपने नॉर्मल जीवन को छोड़ दें और मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करने के लिए उनका फॉलो करें।
उन्होंने यह भी क्लेम किया कि वे कम टाइम में मार्शल आर्टिस्ट बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि न केवल वे अछूत बन सकते हैं, बल्कि वे सभी बीमारियों से भी अछूते रहेंगे और उनका जीवन लंबा होगा। क्या आपको यह नहीं पता? मुझे नहीं पता, अभिनव ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। तो क्या आप अभी भी माउंट फ्रेग्रेंट प्रांत के कैबिनेट मंत्री के रूप में अपनी जॉब चाहते हैं? कैप्टन ध्रुव, मैं माउंट फ्रेग्रेंट प्रांत का कैबिनेट मंत्री हूं या नहीं, इसका आपकी अनुशासन टीम से कोई लेना देना नहीं है ना? और मैं बीमार रहा हूं, इसलिए मैं हाल ही में घर पर रहा हूं। यह नॉर्मल बात है कि मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं, अभिनव ने हंसते हुए कहा। मिस्टर रोगन, चूंकि आपने ऐसा कहा है, तो मैं अब सोमरलैंड संसद के मेंबर के रूप में घोषणा करता हूं कि आप अब माउंट फ्रेग्रेंट प्रांत के कैबिनेट मंत्री नहीं हैं। सोमरलैंड संसद के मेंबर के रूप में मुझे एक प्रांतीय कैबिनेट मंत्री को बर्खास्त करने का राइट है, ध्रुव ने भी स्माइल करते हुए कहा। जैसे ही अभिनव ने ध्रुव की बातें सुनी, उसके चेहरे की स्माइल धीरे धीरे गायब हो गई। बेशक वह ध्रुव की पहचान जानता था। वह न केवल सोमरलैंड अनुशासन टीम के कैप्टन थे, बल्कि सोमरलैंड संसद के एमपी भी थे। अगर ध्रुव उन्हें माउंट फ्रेग्रेंट प्रांत के कैबिनेट मंत्री के पद से हटाना चाहते, तो वे ऐसा कर सकते थे। अगर वह कैबिनेट मंत्री का पद खो देते, तो उनकी वैल्यू बहुत कम हो जाती। वह ऐसा नहीं होने दे सकता था। दूसरे पक्ष के लिए माउंट फ्रेग्रेंट प्रांत के कैबिनेट मंत्री के रूप में उनकी पोजीशन बहुत जरूरी थी। वह एक नौसिखिए ड्रैगन रैंकर नहीं है। कैप्टन ध्रुव, एमपी ध्रुव, मैं आपको सलाह देता हूं कि आपने जो कुछ भी कहा है उसे वापस ले लें, अन्यथा यह दिन अच्छा नहीं होगा, अभिनव ने उदास होकर कहा। ओह अभिनव, मैं सच में बहुत क्यूरियस हूं। चूंकि आप मेरी पहचान जानते हैं और आप एक नौसिखिए ड्रैगन रैंकर हैं, तो आपने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत क्यों की? क्या आपको मौत का डर नहीं है? अब आप जो कर रहे हैं, जैसे कि मार्शल आर्टिस्ट को फ्रेग्रेंट सिटी में आम लोगों की भर्ती करने देना और सोमरलैंड की नींव हिलाना, मेरे पास आपको तुरंत यहीं मार डालने का बेसिस है, ध्रुव ने हैरान होने का नाटक करते हुए पूछा। हा। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।